है हमारे खरीफ की फसल की, कि खरीफ की फसल के लिए अब समय आ रहा है, तो खरीफ की फसल हमारे किसान भाई कैसे बोएं, हमें क्या क्या तैयारी करना है, वो बताने का कष्ट करेंगे। समय के पहले हमारे सभी किसान भाई आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी के बताए अनुसार तैयारी कर लें और फिर फसल खरीफ के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं सम्मान के साथ बहुत ही ऊर्जावान और सरल, सहज और समाज सेवा के लिए समर्पित, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी को मैं सम्मान के साथ चादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमारे दूसरे सत्र में हमारे किसान भाइयों को खरीफ की फसल के पूर्व क्या तैयारी करना है इस पर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आ रही है जी बिल्कुल, अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर। आज लगातार 6 दिन आदरणीय भाई साहब ने योग कराया और लगता है साल भर का मन बना लिया है कि अब रंजना बहन जी को किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा बोले तो परफेक्ट, बिल्कुल। तो आपका बहुत हृदय से अभिनंदन। डॉक्टर साहब, जब पवन जी सर जी कहेंगे कि आज मैं क्लास लूंगा तो फिर हम कहेंगे सब ठीक है। मतलब एक और वो डाल दिया आपने। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर कक्षा आपने ली। और जैसा कि आदेश हुआ है, रंजना बहन जी ने कल निर्देशित किया कि आपको भाई साहब कल कक्षा लेनी है। तो चूंकि पहले भी बात हुई थी कि हम जो आने वाला समय है, आदरणीय पवन सर ने कहा था कि हम खरीफ के बारे में एक बार चर्चा कर ले, तो कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा और फिर जो प्रश्न होंगे और जैसा मार्गदर्शन होगा फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन वो कर रहा हूँ। स्क्रीन हाँ एक नंबर है आपको काला अच्छी आज बदला से हो रहा है। एक मिनट, कुछ प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही, मैं एक मिनट इसको देख लेता हूँ। अभी दिख नहीं रहा ये आवाज, एक मिनट, अब दिख रहा है? आ गया जी एक मिनट। खरीफ के पूर्व तैयारी, खरीफ पूर्व तैयारियां जी। एक मिनट, बड़ा कर रहा था। स्क्रीन बड़ी दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। जी जी धन्यवाद। जैसा कि हम खरीफ पूर्व तैयारी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों हम खरीफ के पूर्व तैयारी करना चाहिए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि खेती में हमको लागत कम करना है, क्योंकि अगर हम शुरू से अभी गर्मी से ही मई से अगर हम तैयार हो जाते हैं तो हमारी जो लागत है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खेती की बात करते हैं तो कई सारे काम होते हैं जो हमको करने होते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है। तो और जब हम एंड टाइम पे उन कामों को करते हैं तो वहां पे लागत बढ़ती है, और कुछ बीमारियां, कुछ कीट, इनके नियंत्रण के लिए भी हम इस समय ही अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो वो बहुत बढ़िया होता है और उससे हमारी खेती को लाभ होता है। और जो हमारी आगे जो हमें कीट पतंगों और बीमारियों से
जो नुकसान होने की संभावना रहती है उसको भी यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम हमें ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए मिट्टी के परीक्षण का। मिट्टी का परीक्षण जैसा कि हम सभी जानते हैं, सॉइल टेस्टिंग हमें करना चाहिए। और सॉइल टेस्टिंग के लिए हम मिट्टी परीक्षण के लिए नमूने लेने का जो तरीका है उस पर 2 मिनट चर्चा कर लेंगे। जब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये खेत में मिट्टी के नमूने लेने के लिए जो वो कर रहे हैं, तो इसमें जो नमूना लिया जाता है इसमें एक वी शेप का गड्ढा करना चाहिए और उसके दोनों तरफ की मिट्टी, और ये जो वी शेप का गड्ढा है ये 6 से 9 इंच गहरा होना चाहिए। तो ये इससे हम मिट्टी इकट्ठा करते हैं और इसमें ये देखा जाता है कि ऊपर से नीचे तक की मिट्टी उसमें आना चाहिए, मतलब जो टॉप पोर्शन है उससे लेके नीचे तक की मिट्टी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर का जो जैसे ये कचरा दिख रहा है इसको थोड़ा सा वहां पे साफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्कीम दिख नहीं रही सर, वो ही दिख रही है उनकी, तो बढ़ नहीं रही आगे। अभी अच्छा बढ़ नहीं रही, 1 मिनट जी अब बढ़िया सर। 1 मिनट, अब दिख रही? जी सर। जी, तो ये मिट्टी के नमूने के लिए हम जो ये स्टबल दिख रहे हैं, जो घास फूस जो कचरा होता है पिछली फसल का, ऊपर का हम साफ कर लेते हैं और इसके जो नीचे की मिट्टी, ऊपर से लेके 6 इंच नीचे तक की मिट्टी हम लेते हैं। और ये मिट्टी हम, जैसा हमारा 1 एकड़ का खेत है तो हम इसमें 8 से 10 जगह कम से कम हमको सैंपल लेना चाहिए। ध्यान ये रखना होता है कि सैंपल हम मेड़ के किनारे की ना लें, पेड़ के नीचे की ना लें, और ऐसी जगह जहाँ पर हमने पीछे खाद वगैरह जो गोबर की खाद हम खेत में इकट्ठा करते हैं, इस तरह की कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर आपको प्रभाव, दूसरी चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है, वो जगह पर हम मिट्टी ना लें। जहाँ पे पानी की सिंचाई की नालियाँ जाती है वहाँ की मिट्टी नहीं लें। तो ऐसे 8-10 जगह की मिट्टी लेकर हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं और बारीक करने के बाद उसका एक ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसमें धन का चिन्ह बनाते हैं बीच में। तो 4 पार्ट हो जाते हैं इसके। 4 पार्ट में से आमने सामने के 2 पार्ट को अलग कर देते हैं, जो बीच वाला जो 2 पार्ट बचते हैं उनको फिर से इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसमें धन का चिन्ह बनाते हैं, क्रॉस प्लस का चिन्ह, और उससे फिर जो 4 भाग बनते हैं उसमें से 2 भागों को अलग करके, आमने सामने के 2 भाग को अलग करके, फिर 2 भाग बची होती है मिट्टी उसको रखते हैं। और ऐसा तब तक करते हैं जब तक हमारी मिट्टी का सैंपल आधा किलो नहीं हो जाए। जब आधा किलो के लगभग ये सैंपल हो जाता है तो इसको किसी जो कपड़े की थैली होती है उसमें हम भर लेते हैं और इसमें कुछ जानकारी एक कागज में लिखकर हम उसमें थैली में डाल देते हैं। वो जानकारी में हमारा जो किसान होता है, किसान का नाम, पिता के नाम के सहित किसान का नाम, उसके जो जमीन है उसका खसरा नंबर, जो उसका खसरा नंबर होता है, वो ग्राम का नाम, और उस चाहे तो आप खेत का नाम भी लिख देते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं आम वाला खेत, जाम वाला खेत, कुएं वाला खेत। अलग अलग हमारे अपने पहचान के लिए नाम होते हैं, अपन वो भी लिख सकते हैं ताकि हमें जब वो मिट्टी के नमूने आए तो हमें नमूने का जो रिजल्ट आएगा उसको पहचानने में दिक्कत ना हो कि ये कौन से वाले खेत की मिट्टी थी। तो ये जानकारी, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, ऐसा लिखकर उसमें उस कागज को उसमें डाल देते हैं, मिट्टी को सुखा लेते हैं। और जब इसमें हम जैविक उसका परीक्षण करना चाहते हैं तो गीली मिट्टी चाहिए होती है, और जब हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो हमारे पोषक तत्व है उनकी जानकारी लेनी होती है तो हमें सूखी मिट्टी चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। और इस मिट्टी परीक्षण, इसको हम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में देना होता है इसको। तो वहां से आपको 15-20 दिन में, या हो सकता है 1 महीना लग जाए, क्योंकि अलग अलग जगह के नमूने आते हैं तो वो अपनी जानकारी लेकर फिर आपको देते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि हम किस तरह से मिट्टी परीक्षण करके
और उसको हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रमुख चीज होती है कि मिट्टी परीक्षण के नमूने हमने दे दिए, हमारे पास मिट्टी परीक्षण का कार्ड आ गया। तो ये जो मिट्टी परीक्षण का जो कार्ड है उसमें कुछ जानकारी दी होती है, उसको समझना भी आवश्यक होता है। उसमें जानकारी दी होती है कि आपकी मिट्टी में क्या क्या चीजें हैं। तो सामान्यतः जो चीजें देते हैं वो देते हैं, सबसे पहले उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की जानकारी होती है कि आपकी जमीन में कार्बन कितना प्रतिशत है। तो ये सामान्यतः 0.5% से अधिक होना चाहिए। अगर ये कम है तो हमें उपचार करने की जरूरत है, हमें देने उसमें खाद अच्छा देने की आवश्यकता है। हम जो जीवामृत है उसमें लगातार जीवामृत बारिश में 6-7 बार जीवामृत हर 15-20 दिन के अंतराल से दें। और अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम रहेगा तो हमारी उत्पादकता कम आएगी। तो पहला हुआ हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। दूसरा होता है ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं वो आयन के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो भी नुकसान करती है। तो ये हमारा जो हम खाद देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, तो ये भी उसको उससे नियंत्रित करती है। फिर अगला होता है पीएच। इसकी जमीन क्षारीय है या अम्लीय है। अगर मिट्टी क्षारीय होगी तो हमारा उत्पादन कम आएगा, अम्लीय होगी तो हमारा उत्पादन कम आएगा। तो जो 7 से ज्यादा अगर इसका पीएच होगा, सामान्यतः 8 से ऊपर होने पर हमको सावधानी बरतनी है। और नीचे वाला पीएच हमारा 6 से नीचे होने पर हमको सावधानी बरतनी है। तो अगर 8 से ऊपर अगर हमारा पीएच जा रहा है तो हमको उसमें जिप्सम मिलाना चाहिए। जिप्सम मिलाकर हम उसमें उसकी कितना कितना पीएच है उसके हिसाब से हम उसमें जिप्सम को मिलाते हैं। जिप्सम एक प्राकृतिक स्रोत है जो खदानों से निकाला जाता है, जिसको हम जमीन में मिलाकर हम इसका पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः सल्फर होता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बन के आपका पीएच को कम करता है। दूसरा, अगर क्षारीय मिट्टी अम्लीय मिट्टी है, पीएच 6 से कम है, और कितना कम है उसके हिसाब से हमको चूना मिलाना होता है। तो हम जो बाजार में जो चूना मिलता है उसको हम बुझा लेते हैं और फिर उसके बाद खेत में उसको बारीक जो बन जाता है एकदम भुरभुरा, उसको हम खेत में डालते हैं। और ये 1 क्विंटल से लेके 10 क्विंटल तक अलग अलग खेत का एसिडिटी के हिसाब से हम इसमें मिलाते हैं। तो ये 3 प्रमुख चीजें हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनकी मात्रा दी जाती है और इसके साथ में अनुशंसा भी दी जाती है कि कौन सी फसल, अगर मुख्य जो हमारे क्षेत्र में लगने वाली फसल होती है उनके संबंध में अनुशंसा दी जाती है। कम से कम 3 फसलों के बारे में, 3-4 फसलों के बारे में उसमें अनुशंसा दी जाएगी कि नाइट्रोजन आपके यहाँ मध्यम है तो आपको इतना लगेगा, आपके यहाँ अधिक है तो आपको बिल्कुल कम डालना है, और आपके यहाँ ज्यादा है तो आपको कितना डालना है। तो ये 3 तरह के उसमें अधिक, मध्यम और कम और सामान्य। तो ये इस तरह के उसमें कॉलम दिए होते हैं और अनुशंसा दी होती है फसलों के अनुसार कि ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनको कितना कितना डालना। इसके अलावा आजकल ये भी हो गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो इनकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। कोई ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व, सामान्यतः 2 पोषक तत्वों की कमी अभी देखी जा रही है, वो है सल्फर और जिंक। तो ये सल्फर और जिंक की कमी सामान्यतः हमारे यहाँ जो हम खेती कर रहे हैं उसमें सामान्यतः अब देखने में आ रही। तो अगर इनकी कमी होती है तो जिंक सल्फेट आता है, या ये अपने सोसाइटियों में भी जिंक सल्फेट मिलता है। इसका उपयोग हम हमारे किसान भाई कर सकते हैं और उसमें जिंक के साथ सल्फर भी मिलता है। उसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आता है, जिसको हम राखड़ खाद बोलते थे पहले जो, तो इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए रॉक फास्फेट आता है, इसका भी उपयोग हम उसमें भी जिंक की मात्रा होती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ मिट्टी की बात।
उसके बाद क्या करना है हमको, हमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अपने आप में एक विषय है कि इस पर भी एक पूरा लेक्चर हो सकता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कब करें, किन चीजों से करें, क्यों आवश्यक है। हम सामान्यतः ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई को 3 साल में एक बार करने की सलाह देते हैं। अभी जो कुछ नई अनुशंसाएं आ रही कि अब खेत की जुताई ही नहीं करना है, तो वो भी एक है, क्योंकि बार बार जुताई करने से हमारी जो जमीन की जो भौतिक संरचना है वो खराब होती है। तो दो अलग अलग तरह की चीजें हैं और अलग अलग संदर्भों में उपयोग की जाती है। तो हम जो कमर्शियल खेती की बात करते हैं वहां पर 3 साल में एक बार गहरी जुताई की अनुशंसा की जाती है। और उसमें जब हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं तो इसमें सामान्यतः एमबी प्लाऊ का उपयोग किया जाता है, मोड बोल्ड प्लाऊ। तो इसमें ये मिट्टी पलटने वाले हल होते हैं और ये लगभग 10 से 12 इंच गहराई तक की जुताई करते हैं और नीचे की जमीन जो है उसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर की जमीन को नीचे कर देते हैं। तो इससे जो हमारे पोषक तत्व जमीन में लगातार बारिश होती है उससे नीचे चले जाते हैं, उनको फिर से ये ऊपर की ओर ले आते हैं। और जो कीड़े और दूसरे बीमारियों के जो स्पोर्स हैं ये इससे पलट के नीचे चले जाते हैं। तो ये माना जाता है कि जो ऊपर कीड़ों के प्यूपा थे वो जमीन के अंदर चले गए तो लगभग 6 से 9 इंच नीचे चले जाते हैं, तो वहां पर फिर वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जो सूक्ष्म जीव है ये भी वहां पर 6 से 9 इंच नीचे चले जाते हैं, तो इनका जो प्रभाव है वो हमारी फसलों पर कम होता है। तो और खरपतवारों के बीज जो जमीन की सतह पर पड़े होते हैं वो भी जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो ये अगर 3 साल में एक बार आपने गहरी जुताई करी है तो आपको निश्चित रूप से जो लाभ मिलना है वो आपको मिलेगा कि आपकी जो जमीन की उर्वरा शक्ति अच्छी बढ़ेगी, कीड़े कम आएंगे, बीमारियां कम आएगी, खरपतवार कम आएगा। एक चीज और देखने में आती है, जब हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं तो कई किसान भाइयों का अनुभव है कि उससे थोड़ा उत्पादन कम होता है। तो जब भी हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें तो उसमें हमको कुछ खाद जरूर दें, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हो जाता है, क्योंकि नीचे वाली जो सॉइल होती है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कम रहता है। तो हम उसमें गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, आपको जीवांश उसमें मिलाना है तो आपका उत्पादन अच्छा आएगा। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कब करना चाहिए, ये सामान्यतः हम मई के महीने में, अभी जो समय चल रहा है इस समय हमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। क्योंकि अगर इस समय हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई नहीं करेंगे तो उसको समय नहीं मिलेगा, खेत को खुला रहने का समय नहीं मिलेगा। तो इस समय अगर हम गहरी जुताई कर देते हैं, अभी 7 मई आज है, तो 7 मई से आप 15 मई तक गहरी जुताई कर दें तो कम से कम 15 से 20 दिन हमारी जमीन को मिल जाएगा डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में और सूर्य की उष्मा में आने का। तो उसमें जो भी जो दोष होंगे वो सारे दोष सूर्य के प्रकाश के कारण नष्ट हो जाएंगे। तो ये एक फायदा है। और इसके बाद हम गोबर की खाद, हम जो भी गोबर की खाद देनी होती है उनको सामान्यतः हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अभी अच्छी बढ़िया खाद तैयार करते हैं और उसके बाद उस खाद को ले जाके भरी गर्मी में खेत में ले जाके फेंक देते हैं। मतलब पूरे देश में प्रैक्टिस है कि अभी इस समय गोबर की खाद ले जाते हैं और ट्राली से उन्होंने खेत में उसको धीरे धीरे उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। और ट्राली से ही जाएंगे, ट्राली से एक आदमी फावड़े से खींचते हुए नीचे वो करता जाएगा और फिर वो वैसी पड़ी रहेगी 15-20 दिन, 25 दिन वो खेत में वैसी पड़ी रहेगी। तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं लगभग उनका 50 से 80% तक उनका वाष्पीकरण हो जाता है सूर्य के प्रकाश में। तो वो आपने जिस बड़ी मेहनत से, जो साल भर की मेहनत से वर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद हमारा था गोबर की खाद, वो हमने तैयार की और उसको ले जाके खेत में डाला और उसके बाद हमने उसको ओपन भगवान सूर्य के तेज प्रकाश के सामने उसको छोड़ दिया। तो उसमें पोषक तत्वों में
बहुत कम शेष रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम खेत में खाद डालना होता है तो हम पहले गोबर की खाद को खेत में किसी पेड़ की छायादार जगह देखें और उसके जगह डंप करके रखें, एक जगह ढेरी बना के रख लें और जैसी पहली बारिश आए उस समय इस खाद को खेतों में फेंकना है, खेतों में फैलाना है। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा, खाद बनाने के तरीके, हमारे जो खाद बनाने के जो तरीके हैं उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। पुराने जमाने में जो हमारे बुजुर्ग थे वो गड्ढा बनाकर 3 फीट 4 फीट का गड्ढा बनाकर फिर उसमें खाद भरते थे। अब हमने घूड़े डालना शुरू कर दिया, मतलब जमीन के ऊपर हमारे पूरा रहता है, नीचे वाला जो गड्ढा रहता है वो थोड़ा बहुत 1-1.5 फीट का गड्ढा कर लेते हैं, उसका कोई चिंता नहीं किसी को कि हमें क्या फायदा होगा। तो ये जो बड़े बड़े घूड़े बना लेते हैं और फिर उसमें उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा खाद सड़ जाए, तो वहाँ खाद सड़ता नहीं है। वहाँ आपका जो खाद है वो खाद की जो उसमें जो जितने दुष्प्रभाव हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और जितनी मेहनत हम खाद को वहां पर इकट्ठा करने में लगाते हैं उनमें भी हमें नुकसान होता है, क्योंकि जब हम उसके ऊपर घूड़े के ऊपर ले जाके गोबर डालते हैं तो लगातार सूर्य के प्रकाश में आता है और उसमें भी वहीं पर उसके बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो और जो इसके खरपतवार के बीज हैं वो भी बहुत जाते हैं। तो हमने देखा है कि जब हम खेतों में खाद देते हैं तो सामान्यतः जो किसान भाइयों से पूछो कि आपने खाद दिया तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, तो बोले उत्पादन अच्छा होता है। फिर उसको थोड़ा सा और गहरे में जाके पूछो तो फिर वो बोलता है कि साहब खरपतवार खूब आते हैं, जिस साल हम खाद देते हैं खरपतवार खूब आते हैं। तो आने का कारण क्या है? खरपतवार आने का कारण ये है कि जब हमने खाद तैयार किया उसको हमने ठीक से तैयार नहीं किया। दूसरी चीज, जो हम उसमें कचरा डालते हैं तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो चारा खिलाते हैं, जानवरों को चारा खिलाते हैं, वो जो जितनी भी घास होती है वो पकने के बाद खिलाते हैं। हरा चारा, जो हरा चारा तो बोलते हैं पर उसमें बीज बन जाता है, उसके बाद हमारे किसान भाई खिलाते हैं। तो जो हमारे जानवर है, हमारी गाय माता है, जो भी हमारे गौवंश है या जो भी चौपाए हैं, उनको अगर आप, इनके पास चबाने के लिए कोई दांत नहीं होते, ये क्या करते हैं, रूमेंट कहलाते हैं ये। तो एक तरफ से खाते हैं और वो रूमेंट में एक तरफ ले जाके उसको भर लेते हैं। फिर जब इनको समय मिलता है तो फिर ये जुगाली करते हैं, उसको एक पेट से निकालते हैं और फिर मुंह में थोड़ा हिला डुला के थोड़ा सा घुमाते फिर आते हैं और फिर उसके बाद वो उनकी लार के साथ वो जो स्टोमक है उसके अंदर जाता है। तो ये उनकी प्रक्रिया होती है, रूमेंट जितने होते हैं उनके। तो इनके पास चबाने के लिए कुछ नहीं होता। आप गेहूं दोगे, गेहूं सीधा का सीधा उनके पेट से निकल पेट में घूमते रहेगा, उसके बाद गोबर के साथ बाहर निकल जाएगा। तो उनके पास इन जो हम कई बार ये बोलते हैं ना, जानवरों हमारे जो गौ माता को अन्न खिलाते हैं, तो अन्न आपको पीस के खिलाना है, क्योंकि उसके पास नहीं है कुछ ऐसा जो वो सीधे उसको डाइजेस्ट कर सके। तो कभी भी हम इनको कुछ खिला रहे हैं तो वो पीस के दें। और दूसरा, जो हम चारा खिला रहे हैं वो हरा चारा दे, उसमें बीज ना हो। हम ये देखते हैं कि हमारे मेड़ों में जब बीज बन जाता है उसके बाद तक हम चारा काट काट के जानवरों को देते हैं और उसके बाद वो चारे का बीज उस जानवरों के पेट में जाता है, वहां से निकल के फिर वो खेत में जाता है और वहां पे वो अंकुरित होके आपको नई परेशानी पैदा करता है, तो आपकी लागत बढ़ाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब खाद हम बना रहे हैं तो उसको अच्छे से बनाएं। इसके लिए सबसे बढ़िया है वर्मी कंपोस्ट। केचुए जो है, केचुए के पेट में एक तरह की चक्की होती है और वो चक्की इन बीजों को, जो भी कुछ उसके पेट में जाता है, कांच और लोहा छोड़ के बाकी जो भी उसके पेट में जाएगा उसको सबको पीस के वो चिकना बना देता है। आपने देखा होगा वर्मी कंपोस्ट का जो वर्म निकलता है उसकी जो वो जो कास्ट करता है, वो जो उसकी पीछे पीछे जो निकलता है उसको आप कभी हाथ से वो करके देखेंगे तो बहुत चिकना होता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट का जो खाद होता है वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उसके पेट में से जो उसकी आंतें होती है उसके भी उसमें अंश होते हैं। तो इसमें कई सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारी चीजें इसके साथ साथ होती है। तो ये अगर
गीला का गीला मतलब थोड़ा सा नमी युक्त वर्मी कंपोस्ट अगर आपके खेत में जाता है तो ये बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह नाडेप के जो टाके बनाए जाते हैं जिसमें हवा के लिए स्पेस होती है, ईंट के बीचों में स्पेस छोड़ा जाता है। पहले शासकीय उस पे भी बनते थे, अब इसके बनने बंद हो गए। किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार जमीन के ऊपर 4 फीट तक ईंट से नाडेप बना सकते हैं, नाडेप के टाके बना सकते हैं और उसमें अपना खाद सड़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें आजू बाजू से हम हवा जाने के लिए जगह छोड़ते हैं, तो ये जल्दी सड़ाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जगह देता है, स्पेस देता है, उनको ऑक्सीजन प्रदान करता है। और इसमें पानी जरूर देना चाहिए। नाडेप के टाकों में थोड़ा थोड़ा नमी बनाए रखने की जरूरत है। तो ये आपके 8-9 महीने में आपका नाडेप का जो खाद है वो तैयार हो जाता है। गड्ढों में खाद तैयार करना चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा। गड्ढों में अगर आप खाद तैयार कर रहे हैं तो वहां पर भी हमको खाद में जो थोड़े मतलब जो बीज है उनकी संख्या कम हो जाएगी और खाद अच्छे से सड़ जाएगा। उसमें कचरा नहीं बचेगा, किसी तरह का जो हम जानवरों से बचा हुआ कचरे के अवशेष होते हैं उसको भी वो भी सड़कर खाद में परिवर्तित हो जाता है। और अंतिम जो है गोबर गैस, ये सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास गौवंश है या भैंस है, जो भी आपके पास पशु है, उनसे अगर आप खाद बनाना चाहते हैं तो गोबर गैस बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास स्थान है, मैं जब बैतूल में था तो मैंने एक किसान ने लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने जहाँ पे उसका गोबर गैस प्लांट था वहां से 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक गैस की पाइपलाइन डाला था और बोले साहब मैं तो इसी से खाना बनाता हूँ, इसी से मेरा काम चलता है। तो हम विकल्प हमको होना चाहिए, हमारे पास इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो आप गोबर गैस अगर जिसके पास 3-4 गाय है तो वो कम से कम 2 टन का गोबर गैस बना सकते हैं। तो अभी सरकार भी उसको बहुत प्रोत्साहित कर रही है और इसको आप अपने से बना ले, सब्सिडी आपके खाते में आती है। आप उसको रजिस्टर्ड कर लें और रजिस्टर्ड करने के बाद उसको विभाग को सूचित कर दें कि हमने गोबर गैस बना लिया है, इसको एक बार वेरिफिकेशन कर लें। तो वेरिफिकेशन के बाद वो गोबर गैस की सब्सिडी आपके खाते में आ जाती है। तो इसको जरूर करें, इससे बहुत फायदे हैं। गैस आपको मिलती है, दूसरा जो स्लरी होती है गोबर गैस की वो बहुत लाभप्रद है। अभी हमारे शरद भैया के यहाँ गोबर गैस की स्लरी निकलती है, तो इसमें ये बहुत लाभदायक है। और ये गोबर गैस की स्लरी में अगर आपने अलग अलग छोटे छोटे टाके बना के या खुली जगह में भी अगर आपने इसमें केचुए छोड़ दिए तो इतना बढ़िया केचुआ खाद बनता है आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वहां से केचुए खाद निकाल के आप बोरियों में भर के इकट्ठा कर लें। तो ये चीजें करने की आवश्यकता है। सामान्यतः हमारे किसान भाई कोई भी ऐसा नहीं है जो केचुआ खाद अगर आती है, केचुआ खाद तैयार की उसने और वर्मी कंपोस्ट को बोरियों में भर के रखता हूँ, बिल्कुल नहीं करता है। सामान्य स्थिति बता रहा हूँ मैं, कोई अपवाद स्वरूप कोई किसान अच्छे किसान है वो करते होंगे, पर सामान्यतः नहीं करता। मैं उसको जब किसान भाइयों से बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए यूरिया कितने का आता है, तो बोले साहब 300 रुपए का। मैं बोला ये वर्मी कंपोस्ट बाजार में क्या भाव मिलता है, तो 8 से 10 रुपए किलो आज की तारीख में रेट है। और यूरिया का रेट कितना है, तो बोलते हैं 6-7 रुपए किलो पड़ता है। तो मैं बोला 8 रुपए किलो वाला ज्यादा अच्छा है या 6 रुपए किलो वाला? भाई ये 8 रुपए किलो वाला जो घर का है तो उसको उसको आप ऐसे छोड़ देते हो, और जो बाहर का है उसको घर के अंदर सबसे सुरक्षित जगह में रखते हो और इसको बाहर फेंक देते हो। इसको आप सुरक्षित रखिए, ये आपकी खेती को अच्छा बनाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जो वर्मी कंपोस्ट है इसको बोरियों में भर के इकट्ठा करके रखें छायादार जगह में। जैसा आप यूरिया को संभाल के रखते हैं, यूरिया से इसकी कीमत, इसकी वैल्यू ज्यादा है। किसी भी मापदंड में अगर आप ले लें तो वर्मी कंपोस्ट की वैल्यू यूरिया से ज्यादा है, क्योंकि इसमें जैवांश है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सब तरह की चीजें हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। तो इसको आप जरूर जब भी आप वर्मी कंपोस्ट बनाएं तो इनको बोरियों में भर के रख लें और जब जहां जैसी आवश्यकता हो खेत में प्रयोग करें।
ये नाडेप बनाने का जो यूनिट है, ऊपर से जब भी नाडेप हम बनाते हैं तो हम इसको ऊपर से वो कर देना चाहिए, लीप देना चाहिए, मिट्टी से लीप दें और फिर उसके ऊपर गोबर से उसको पूरा वो चिकना कर दें। तो ये जब 1-2 महीने हो जाते तो ये बैठ जाएगा। फिर इसमें खाद भर दें, कचरा भर दें, फिर उसको पानी डाल, हल्का फुल्का पानी डाल के गीला कर दें और फिर मिट्टी से उसको लीप दें, पूरा पैक कर दें। तो ये जल्दी हमारा नाडेप बन के तैयार होता है। ये वर्मी कंपोस्ट के जो आजकल रेडीमेड आ रहे हैं, अगर आप वैसे नहीं ले सकते तो ये बने हुए रेडीमेड वो आते हैं, इनको भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट के कुछ ऑफिसर्स थे जिनकी ट्रेनिंग थी। ये बायोगैस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो किसान है, इन्होंने जो बायोगैस की स्लरी निकलती है, ये नीचे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर इन्होंने अपना ये जो क्षेत्र है, यहीं पर इन्होंने केचुए डाल रखे हैं। तो यहाँ पे लाखों की संख्या में केचुए हैं और यहाँ से ये निकाल निकाल के इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये एक अच्छे किसान है, इनके पास गाय है, बकरी है, मुर्गी है, सब तरह का, मतलब एक जो परफेक्ट जो किसान होना चाहिए उस तरह का इनका अभी ये कुछ समय पहले इनका देहांत हो गया, पर ये बहुत अच्छे किसान थे। तो ये इनका जो तरीका है ये बहुत बढ़िया है कि खेती करते हैं और खेती के साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं, गाय, बकरी, मुर्गी, ये वर्मी कंपोस्ट, सब्जियों की खेती, धान की खेती, तो सब तरह की खेती को एक साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको नुकसान कम होता है। एक चीज और, जो वेस्ट डिकम्पोजर हमारे जो गाजियाबाद स्थित लैब में बना है, उसके अलावा हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से भी बना है, तो इनका भी उपयोग हम इनको सड़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कचरे का इन्होंने जो टाका था, इसमें हमने ये बायोडाइजेस्टर का घोल बना के हमने इसको उपयोग किया था। तो हमने ये जो बायोडाइजेस्टर है, वेस्ट डिकम्पोजर जो है, उसको हम लेते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर को, और 200 लीटर पानी में जैसा हम जीवामृत बनाते हैं, उसी तरह जीवामृत की तर्ज में वेस्ट डिकम्पोजर को हम उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा 200 लीटर का एक ड्रम ले लेते हैं, 200 लीटर के ड्रम में पानी भरते हैं 180 लीटर करीब, और उसमें ये वेस्ट डिकम्पोजर जो डिब्बिया है, उसको हम 5 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेते हैं, और जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर है उनका भी उपयोग कर सकते हैं, और इसको हम उसमें डाल देते हैं, और इसमें हम 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डालते हैं। इसको हम चलाते हैं, 2 से 3 दिन तक इसको रखते हैं छायादार जगह में, और फिर इसको निकाल के हम जो आपके कचरे के ढेर हैं, घूड़े हैं, इनमें अलग अलग गहराई से हम सब्बल से या लकड़ी से, डंडे से हम छेद कर लेते हैं, और उसमें हम इन घोलों को अलग अलग गहराई में डालते हैं। तो इससे जो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है बहुत बढ़िया सड़ा देता है, और जो जितना भी आपका रॉ मटेरियल है वो खाद में जल्दी परिवर्तित हो जाता है। इसमें ये देखा गया है कि 2 से 3 महीने में बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाती है, अगर आप नमी को थोड़ा सा बनाए रखें तो। अगला बिंदु आता है फसलों का चयन, क्योंकि जो हमारी खरीफ की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी जो भी हम अगली जो क्रॉप लेना चाह रहे हैं, तो उसको हम कौन सी फसल लेंगे, इसके बारे में हमको अभी से निर्णय लेना है कि हमारे पास जितना खेत है उनको सबको बांट लें, ये वाले खेत में ये फसल लेंगे, इस खेत में ये फसल लेंगे, अलग अलग खेतों के हिसाब से हम उनका निर्धारण कर लें। और उसके अलावा जब हमारी ये फसलों के हमने वो ले ली, उसके बाद हम फसलों को इनकी भी किस्मों की बात करते हैं फिर, कि कौन सी किस्म हम लेंगे। तो हमको ये देखना है कि हमारी जमीन में कब तक पानी रहता है, कब तक हमारे पास पानी के स्रोत है, बारिश का पानी कब तक गिरता है, उसके हिसाब से हमको इन फसलों की अवधि देखनी है। तो अलग अलग फसलों की जो किस्में हैं उनकी अवधि भी अलग अलग होती है,
तो उस पर भी हमको ध्यान देना है कि हमारे क्षेत्र में किस अवधि की फसलें लगाएंगे तो हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमने मान लो जैसे अरहर की बात करें तो अरहर हमारे पास 120 दिन से लेके 180 दिन तक की वैरायटी है। तो सामान्यतः 150 दिन तक की वैरायटी जो है सब क्षेत्रों में लगाई जाती है। तो अगर आपने 180 दिन की वैरायटी लगा ली तो आपको ये होगा कि जब आपकी फसल पकने को आएगी तो उस समय आपके पास खेतों में उसको नमी नहीं मिलेगी और नमी कम होगी या पाला आ जाएगा तो उससे आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो हमें ये जो प्रजातियों का चयन करते हैं तो उस पर भी हमको ध्यान देना है कि कौन सी प्रजाति का हमें चयन करना है। तो जो अरहर है अब पहले तो हमारी फसलें हैं, फसलों में हम समझ लें कि हमारे पास अरहर है, तिल है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, कोदो कुटकी है, रागी है। इन इन फसलों को हम सामान्यतः खरीफ मौसम में लगाते हैं। इसके अलावा सब्जियों की फसलों को भी लगाते हैं। तो उनको भी हम उनके बारे में भी जो सब्जी वाले किसान भाई हैं बरबटी लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, जितनी कुकर बिट्स हैं उनको लगा सकते हैं। कद्दू वर्गी कुकर बिट्स यानी कद्दू वर्गी फसलें इनको भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। अब अरहर की हम बात करें तो अरहर की जो अच्छी किस्में हैं उनमें राजेश्वरी है, TGT 501 है, राजू लोचन है, ICPL 87 है, पूसा 992 है, ICPL 880 39 और पूसा 16 जो किस्म है ये 120 दिन की किस्म है। पर इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, कई कई जगह मतलब ये समस्या आती है कि ये इसमें लगातार फ्लावरिंग चलते रहती है तो किसान भाइयों को हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये एक इसमें समस्या है। ये मतलब पकेगी और फिर मौसम अच्छा रहा तो इसमें फूल आते रहेंगे, पकते रहेंगे। पर ये हरी फलियां जहाँ पर खाई जाती है, जहाँ पर हरी फलियां तोड़कर बेची जाती है अरहर की, उसके लिए बहुत बढ़िया किस्म है। हरी फलियां आप उसको तोड़ तोड़ के आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये सब्जियों की तरह आपको अच्छा लाभ दे सकती है। तो इसका इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। तिल की खेती करने ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैंने किस्में दी है ये मध्य भारत के लिए रिकमेंडेड है। तो हमारे पास सारे देश के लोग जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा अलग अलग जोन के हिसाब से क्रॉप वैरायटी रिकमेंड की जाती है। तो कई बार आप लोग ये बोलेंगे कि ये किस्में कहाँ मिलेगी, तो आपको अपने क्षेत्र में जो रिकमेंडेड किस्म है, क्योंकि हर जोन के लिए हर क्षेत्र के हिसाब से जो भारत सरकार की जो वैरायटी रिलीज कमेटी है वो वैरायटी रिलीज करती है। तो ये थोड़ा सा ये मध्य क्षेत्र के लिए, मध्य भारत के लिए ये किस्में जो है ये उपयुक्त किस्में है। तो अगली फसल के रूप में जो है तिल है। ये टीकमगढ़ से निकली हुई वैरायटी है। TKG 55, TKG 306, JTS 8 और JTS 55 ये किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा मूंग है MH 421 और TJM 3, PDM 139 ये अच्छी किस्म है जो अच्छा उत्पादन देती है। और इनमें खासियत ये कि इसमें येलो मोजेक जो रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है मूंग उड़द की, ये इस मूंग में ये जो किस्में इनमें बहुत कम आती है या नहीं आती है। तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि मूंग और उड़द के खत्म होने का सबसे बड़ा मतलब एरिया कम होने का सबसे बड़ा कारण था मोजेक। और मोजेक रेजिस्टेंट वैरायटी आने के बाद इनका एरिया, इनका क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ा है। उड़द की बात करें तो उड़द में IPU 94-01, PU 21, आजाद 3, शेखर 2, शेखर 1 भी आती है। तो ये किस्में जो है ये अच्छा उत्पादन देती है और इनके इनके बीज आप ले सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली में K6, रामतिल में UN 150, JNC 9, JNC 30, JNC 6 ये किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती है। ये कुछ धान की किस्में हैं, क्योंकि इसमें जो कम 80 दिन से लेके 150 दिन तक की किस्में हैं जो हमारे धान वाले क्षेत्रों में लगाई जाती है। तो इसमें अलग अलग किस्में हैं, इस पे ज़्यादा उससे नहीं जाऊंगा, सिर्फ नाम पढ़ दे रहा हूँ। JR 206
201 है, JR 206 होती है, कलिंगा 3, आनंदा, पूर्णिमा, दंतेश्वरी, इंदिरा वारानी 303। अभी अभी नई वैरायटी प्रधानमंत्री जी ने रिलीज की है कमला के नाम से, RRR 100। तो ये एक अच्छा यील्डिंग वैरायटी है धान की। अभी जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पिछले 4-5 दिन पहले इसको रिलीज किया गया है दिल्ली से। तो एक अच्छी किस्म है जो अच्छा उत्पादन देती है। और इसके अलावा हाइब्रिड्स जो हैं, JRH 5 है और JRH 19 है, और ढेर सारे हाइब्रिड में बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं, MTU 1010, JR 81, JR 206, सहभागी, आकाश, तेजा 55, ये अलग अलग किस्में हैं जो कि किसानों को अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा ये 120 से 135 दिन की किस्में हैं, उसमें फिर हाइब्रिड्स भी हैं। अभी जो ज्यादा चलने वाली है 64-44 और 84-33, ये बहुत हाइब्रिड चलने वाली किस्म है। ये हमारी जो नीचे वाली किस्में, उन्नत चिन्नौर और उन्नत जीरा शंकर, ये सुगंधित किस्म है। स्वर्णा एक बहुत पुरानी वैरायटी है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। बीजों की सफाई, हम पहले ही हमको बीजों की सफाई कर लेना चाहिए। जब हम बीज अगर अपना बीज लेना चाहते हैं, सामान्यतः हम ये प्रयास करते हैं, किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि अपना बीज खुद बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जो लागत होती है वो बीजों में लगती है। और वो 20 रुपए का, 25 रुपए किलो का बीज आपको ही 50 रुपए किलो में बेच दिया जाता है। ज्यादातर जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं वो खुद बीज नहीं बनाती है, वो किसानों के यहाँ पर ही बीज उत्पादन कार्यक्रम लेती है, उनसे बीज इकट्ठा करती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है, पैकिंग करती है और फिर वापस आपको डबल कीमत में बेचती है। तो हम मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप जब भी आपको बीज बनाना हो तो अपना बीज खुद तैयार करें। बीज बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बीज में जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी मतलब हम जिस तरह का बीज चाह रहे हैं वही बीज हमारे खेत में है। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने गेहूं की कोई किस्म ली, गेहूं की किस्म ली, हमने बोला कि ये 322 है, JW 322 है, तो JW 322 का बीज हमारे पास आ गया। तो हम उसमें देखें कि एक तरह का पूरा बीज कैसा दिख रहा है, पौधों को देखें शुरू से। हम जब पौधे की वृद्धि की अवस्था होती है वहां से लेके मैच्योरिटी तक ध्यान दें, उसमें कुछ अलग तरह के पौधे दिख रहे हैं, कम ऊंचाई के दिख रहे हैं, ज्यादा ऊंचाई के दिख रहे हैं, दानों मतलब जो पौधे का पत्तियों का आकार है वो अलग दिख रहा, पौधों का कलर अलग दिख रहा, ऐसे पौधों को आप निकाल दें। और इस तरह के पौधे आप निकाल देंगे तो आपका जो बीज है वो जेनेटिकली प्योर रहेगा, मतलब एक तरह की आपको पॉपुलेशन दिखाई देगी। और जब इनकी हार्वेस्टिंग करना है तो उस समय हम ये ध्यान देते हैं कि थोड़ा मैच्योरिटी ज्यादा होने देते हैं इसमें। जब भी हम बीज बनाने की बात करते हैं तो हम जब खाने के लिए काटने की बात करते हैं तो थोड़ा सा अर्ली हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, और जब बीज के लिए कटाई की बात करते हैं तो थोड़ा सा लेट काटने की बात करते हैं, ताकि बीज अच्छे से पक जाए, उसके अंदर जो भ्रूण है वो अच्छे से विकसित हो जाए। और जब भी हम बीज इकट्ठा करें तो उसको अच्छे से सुखा लें, और सुखाने के बाद जूट की बोरियों में भर के इसको स्टोर करके रखें। तो ये बीज को रखने का तरीका हो गया। जब हमारे पास बीज हमने स्टोर करके रखा है, जब हम उसको बीज को निकालते हैं तो निकालने के बाद भी उसकी एक बार सफाई कर लें। उसमें अगर कुछ बाहर की चीजें हैं, इनर्ट मैटर है, कुछ एक्सोटिक मटेरियल है, उनको सबको हम छांट लें। और इसको हम छन्ने से साफ कर सकते हैं, आजकल ग्रेडर भी आ गए हैं तो उनसे हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। सीड ग्रेडर आ गए हैं तो सीड ग्रेडर से इनकी ग्रेडिंग हो जाती है, तो उससे अच्छा बीज आपका अलग निकल जाता है। जो भी मिट्टी कचरा जो भी उसमें अलग होता है वो सब बाहर निकल जाता है। ये बीज को लेके हम फिर बीजोपचार करना चाहिए। तो बीजोपचार इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो बीज जनित बीमारियां हमारे फसलों में होती है,
और वो जो बीज जनित बीमारियां वो दिखती कब है, जब हमारी फसल पकने पर आती है। तो मैच्योरिटी में वो चीजें दिखती है। रोग का जो कारण होता है वो कब होता है, बीज होता है। तो अगर किसान भाई यहाँ पर चेत जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दे देते हैं, तो ये बीमारियां रोकी जा सकती है। तो हमको ध्यान देना है कि बीज उपचार करें। तो हम बीजामृत की बात करते हैं। बीजामृत के लिए हम जो है 5 लीटर गौमूत्र, 5 किलो गोबर, 150 ग्राम करीब चूना, 1 मुट्ठी बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी, इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको 25 लीटर पानी में इसको घोल लेते हैं। तो ये जो बनता है इसको 48 घंटे में हमको 48 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। और जब एक बार बीजामृत बन जाता है तो इसको हमको 24 घंटे के अंदर उपयोग कर लेना है। बीजामृत से उपचारित जो बीज है उनको हम छायादार जगह में सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद फिर हम इसको खेत में बुआई करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में कार्बेंडाजिम और मेन्कोजेब से 3 ग्राम प्रति किलो बीज लेते हैं, इससे उपचारित करते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो, इसमें अब लिक्विड आने लगे हैं तो हम 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से 5 ml ट्राइकोडर्मा को पानी में घोल के अलग अलग बीज के हिसाब से आप इसकी मात्रा को पानी के साथ बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बीज बाहर बाहर का आवरण गीला होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें डुबाना नहीं है, ये ध्यान रखें। अन्यथा भ्रूण एक बार एक्टिवेट हो गया तो फिर आपका बीज का अंकुरण प्रतिशत कम हो जाएगा। तो जब भी हम बीज उपचार करें तो ये ध्यान दें कि बीज के अंदर नमी नहीं जानी चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। क्योंकि बीज के अंदर नमी जाएगी तो अंदर जो भ्रूण बैठा हुआ है सुप्त अवस्था में, वो एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाएगी। और एक बार वो एक्टिविटी शुरू हुई तो फिर वो आपको खेत में अगर वो नहीं गया, आपका बीज समय पर उसको नमी, पर्याप्त नमी नहीं मिली तो वो थोड़ा सा अंकुरित होकर फिर बीज खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि ये जब भी हम बीज उपचार कर रहे हैं, नमी उसके साथ वो कर रहे हैं, तो नमी सिर्फ इतनी हो जिसमें उसके बाहरी आवरण में लगे। और जो ऐसी फसलें जिनका छिलका पतला होता है, जैसे सोयाबीन, इसका छिलका बहुत पतला होता है, तो इसमें हमको तुरंत ही बीज उपचार तुरंत करना है, पहले बीज उपचार नहीं करें। कोई भी गीली चीज से बीज उपचार करने में हमको ध्यान रखना है उसकी प्रकृति, बीज की प्रकृति। इसके अलावा स्यूडोमोनास से हम बीज को उपचारित कर सकते हैं, 5 ग्राम प्रति किलो लगता है, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा 2 बीज उपचार के लिए बढ़िया जैव विकल्प हैं। इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, इससे भी हम बीज को उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोथैलोनिल होता है, इससे भी हम बीज को उपचारित कर सकते हैं। भूमि उपचार, ये थोड़ा सा इसको जो समय होता है, ये समय हमको ध्यान देना है, ये हम गर्मी में नहीं करें। भूमि उपचार जब भी हमें करना है बारिश आने के बाद करना है, क्योंकि जो भी हमारे जैव हैं इनको आपको नमी की आवश्यकता होती है, और जब ये अगर गर्मी में हम करेंगे तो धूप के कारण ये नष्ट हो जाएंगे। तो 15 जून से पहले किसी भी स्थिति में हम इनको भूमि में नहीं डालें। ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़, इसके लिक्विड जो आते हैं ये 1 लीटर प्रति एकड़ हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही स्यूडोमोनास है 2 किलो प्रति एकड़, और इसका लिक्विड जो आता है वो 1 लीटर प्रति एकड़ का उपयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार बायोडाइजेस्टर 50 लीटर प्रति एकड़ इसका घोल बना के हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह जो डिकम्पोजर है हमारा, वेस्ट डिकम्पोजर, इसको भी हम 50 लीटर, तो जैसा मैंने 200 लीटर का आपको शुरू में बताया कि कैसे बनाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर और बायोडाइजेस्टर को, तो इसको 200 लीटर में पानी में घोलना है 2 किलो गुड़ 2 किलो चूने के साथ, और 2-3 दिन रखने के बाद 50 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसको खेत में मिलाना है। इसके अलावा हरी खाद, जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा उपलब्ध है वो अभी इस समय सन, ढेचा, इनकी बोनी कर सकते हैं। और अभी अगर बोनी कर देते हैं तो उनको जब हल्की बारिश आएगी तब तक इनको 40 से 50 दिन 45 दिन के
खेत में सन या ढेंचा की फसल हो चुकी होगी। उस समय आपको रोटावेटर से इनको जमीन में मिलाना है और बारिश के साथ इसमें ये आपके जमीन में डिकम्पोज हो जाएगी और 1 हफ्ते बाद आप इसमें बोनी कर पाएंगे। तो ये हरी खाद हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। जो किसान भाई धान लगाते हैं उनके लिए तो बढ़िया है, वो आराम से अभी ये 15 दिन 20 दिन बाद तक भी कर सकते हैं। पर जो दूसरी फसल लगाते हैं वो किसान भाई लेट हो सकते हैं, इसलिए वो अभी हरी खाद की खेती कर सकते हैं। दूसरा, हरी खाद का बीज उत्पादन कार्यक्रम भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। मतलब हरी खाद सब बोलते हैं कि सन ढेंचा लगाना है, पर बोले बीज नहीं है। मतलब हर आदमी इसमें लगा रहता है कहीं से बीज मिल जाए, तो बीज फैक्ट्री में तो पैदा नहीं होगा। तो हम कोशिश करें कि हर गांव में 1-2 किसान ऐसा करें, या हर किसान अपना थोड़ा बहुत हरी खाद का बीज तैयार करना शुरू कर दें। तो एक अच्छा विकल्प है हरी खाद के रूप में। पहले तो सन होता ही था, मतलब हर गांव में जो भी हमारी रस्सियां बनती थी जानवरों के लिए बांधने के लिए, ये करने के लिए, जो भी हमारे उपयोग की चीजें बनती थी वो सन की बनती थी। और सन को उसको सड़ाया जाता था बारिश के बाद, उसको नदियों में ले जाके उनको सन को सड़ाते थे, वहां से निकाल के फिर उसको उसके सन का वो रेसे निकाले जाते थे। फिर उनके हमारे जो बुजुर्ग घर में बैठते थे वो उनको उनकी रस्सियां बनाते थे घर में बैठ के। तो सबके लिए काम था। अब क्या हो गया कि काम किसी के लिए नहीं बचा, सिर्फ ट्रैक्टर के लिए काम बचा है और जमीन खराब करने के लिए काम बचा है। तो ये हर हाथ में काम था। अब हम आत्मनिर्भरता से जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, तो हमारे पास खेती में काम नहीं है। तो वो एक जो हमने अपने जो काम है वो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, कि हमको कम से कम काम करना पड़े और अधिक से अधिक हमको लाभ मिले। इस पे हमारा ज्यादा फोकस हो गया है। इसके बाद जो अगला काम है उसमें हम नहरों की सफाई, हमारे खेत में अगर जो भी नहरें आती है उनकी सफाई कर लें। पहले से सिंचाई के लिए नालियां बना लें। बारिश आने के बाद नालियां बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी, हमारी मिट्टी भी बहती है और वो नुकसान करती है। इसके अलावा हम सलाह भी दे सकते हैं, हमारे लोग जो उसमें हैं जनप्रतिनिधि हैं वो सलाह दे सकते हैं कि नहरों की सफाइयां अभी कर सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि नहरें साफ ही नहीं होती सालों साल, और इनमें खरपतवारों के खूब, आप बड़ी बड़ी नहरें देखेंगे उनमें पता चलता है कि आपको लाखों लाखों पौधे आपके जो गाजर घास के आपको पौधे मिलेंगे। अब वो गाजर घास एक एक पौधा 10,000 से 50,000 बीज पैदा करता है। लाखों करोड़ों पौधे आपके उसमें पटे पड़े हैं, तो उसका बीज कहाँ जाएगा? आपके खेतों में। और आपके खेत में जाएगा, उगेगा, फिर आप परेशान होंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये लगातार हमारे द्वारा फैलाया जा रहा है, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा, अगर आपका पानी अब अभी साफ हो जाएगा तो पानी भी आपका तेजी से आपके खेतों तक पहुंचेगा नहरों का। नहीं तो वो नहरों का पानी आपके खेतों तक आसानी से नहीं पहुंचेगा। जहां भी आपके नहरों में कुछ टूट फूट हो गई उसकी मरम्मत भी आप अभी से करवा सकते हैं। जो आपकी सिंचाई सोसाइटी, जो सिंचाई समितियां बनी होती है, उनके माध्यम से आप प्रस्ताव ले जाकर अभी उनकी रिपेयरिंग करा ले, ताकि बारिश के समय कई बार ये होता है कि वही नहर, मतलब जो काम 10 रुपए में हो जाना था वो पता चला कि वो नहर टूट गई और बोले पूरा खेती भी बह गई और नुकसान भी हो गया। जरा सा काम होता है, 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक का काम, वो आपको लाखों रुपए के नुकसान में ले जा लेता है। तो अभी अगर हम नहर की साफ सफाई करवा लेते हैं तो हमें कहीं से जो माइनर रिपेयरिंग के काम है वो आज दिख जाते हैं और उसको हम करा पाते हैं। ये अभी जो हम उसकी बात कर रहे हैं, जीरो सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं, अभी सुपर सीडर की बात कर रहे हैं। तो हम अब सुपर सीडर से हम बुआई कर सकते हैं। जो हमारी हार्वेस्टर से कटी हुई फसल है उसमें हम सुपर सीडर का उपयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों में एक वेबिनार से जुड़ा था, उसमें प्री मानसून ड्राई सोइंग एक नया कॉन्सेप्ट, ये नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और प्री मानसून ड्राई सोइंग में हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग तरह के 10-12 तरह के बीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसमें सामान्य जो उसका सिद्धांत है कि
हमारे पास दलहन के हैं तो 3-4 किस्मों के दलहन के बीज इकट्ठे कर लेते हैं जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हो। हमारे पास तिलहन है तो 3-4 तरह के तिलहन के जो बीज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। और अनाज वाली फसलों के 3-4 तरह की किस्मों को हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे अनाज में हम ज्वार, मक्का, गेहूं, ये अलग अलग तरह की दलहनी फसलों में हम मूंग, बरबटी, अरहर, अलग अलग तरह की हम इनको बीज को 1-1 किलो की मात्रा में हम इकट्ठा कर लेते हैं। तिलहनी ले लेते हैं और इसमें सन ढेंचा को भी हम शामिल कर लेते हैं, जो आपको मिल जाए, जो उपलब्ध हो। तो ऐसा हमने बीज इकट्ठा कर लेते हैं। ये बीज को हम इकट्ठा करके हम इनको पूरों को एक साथ मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा जीवामृत है, अगर आपके पास जीवामृत है तो ठीक है, नहीं तो गोबर का स्लरी बना लें और स्लरी से इस बीजों को अच्छे से मिल उनके आसपास एक लेयर बन जाए ऐसा उसको मिला लें, पूरा पूरा एक वो कर लें और फिर इसको थोड़ा सा फैला लें। और फैलाने के बाद इसमें जो आपकी कंडे की राख होती है, जो भी राख आपके पास हो, वो राख को इसके ऊपर डाल दें और फिर इसको छायादार जगह में सुखा लें। तो आपके गोबर की एक लेयर बन जाएगी और उसके आसपास जो है जो कंडे की राख है वो लग जाएगी। और ये जब सूख जाएगा तो इनके हर बीज का आपका एक अलग कोटिंग वाला एक वो बन जाएगा। और इसको आपके प्रति खेत में आप इसको 5-5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में अभी फेंक दें। जब अभी फेंक देंगे तो इस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में बारिश होती है और ये बारिश होने से ये बीज अंकुरित होंगे और इनकी जो जड़ें जमीन में जाएगी तो ये आपके जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करेगी और इनसे कुछ कुछ मात्रा में ये अपने अवशेष के द्वारा भी आपके खेतों में ऑर्गेनिक मैटर को एनरिच करेंगी, उनको बढ़ाएंगी। तो जब ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसमें कई सारी चीजें अभी मैं भी अभी इसको प्राथमिक अवस्था में हूँ। मैंने भी अभी इसका प्रयोग इस बार मैंने अपने जो फार्म के खेत है यहाँ पे, जहाँ मुझे फार्म मिला हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको डलवाया हूँ। तो मैं भी देखूंगा क्या इसके परिणाम आते हैं। तो आप लोग भी इसको करें, अगर यथासंभव 1-आध एकड़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको करके देखें क्या फायदा मिलता है, उस पर फिर हम आगे विचार करेंगे। जल निकास की व्यवस्था करें, क्योंकि बारिश में ये देखा जाता है कि कई बार पानी भरने से ही हमारे खेतों में नुकसान हो जाता है। तो शुरू में ही हम देख लें, हमारी अपने खेतों की व्यवस्था करें और अपने खेतों का पानी को इकट्ठा निकलने के लिए भी अलग जो ग्राम पंचायत स्तर की जो व्यवस्था होती है उसको भी थोड़ा सा अपने स्तर से अभी से बात कर लें तो आप बाढ़ की स्थिति से बच सकते हैं। नहीं तो हम जब पानी तेज एकदम से बरसता है उस समय हम इसकी व्यवस्था करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। मेड़ों को बना लें अच्छे से, अभी गर्मी का समय है तो मेड़ों को ठीक कर लें। और जो किसान भाई अरहर लगाना चाहते हैं तो अरहर में ये धारवाड़ विधि होती है, इससे हमारे किसान भाई धारवाड़ विधि में पॉलीथीन में हम अरहर की खेती करते हैं तो इसको हम इससे हम कर सकते हैं खेती। अभी इसको भर देते हैं, जिससे क्या 1 महीना आपका बच जाता है। तो आपकी अरहर जो अर्ली आ जाती है और बाद में जो पाले वगैरह की शिकायत होती है उससे हम बच सकते हैं, जल्दी हमको उत्पादन मिल जाता है। धन्यवाद आप सभी का। और अब समय कम बचा है, फिर भी जो प्रश्न आप लोगों के हों तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और आपका जो आपने आज अपनी बात रखी है तो ये किसान के लिए वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। आज किसान को खरीफ की फसल के पूर्व क्या क्या तैयारी करना है, लेकिन आपने सारे विषय रख दिए हैं। और सारे विषय का समाधान हमारे किसान भाइयों के मन में बड़े सवाल आ रहे हैं। तो इसका समाधान तो कल संभव है, क्योंकि अब वर्मी कंपोस्ट पे अगर हम बात करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट पे भी हमारे किसान भाइयों के सवाल हैं। फिर जो है बीजामृत पे है, फिर आपने हरी घास की बात भी कही, खेत गहरी जुताई की, यानी सारी व्यवस्थाएं पानी से लेकर के कैसे तैयारी करना है। तो इसको जो है हमारे किसान भाई को अच्छा लगा सुना
और तैयारी जो आपने बताया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो चर्चा की है, क्योंकि हम किसान हैं, हम उसमें जी रहे हैं। हम खेत में, हमने आपने जो कहा है कि जो बाहर का जो खाद होता है और वो जो डालते हैं खेत में, उससे घास होती है, हम उसका प्रमाण है। हमारे खेत में इतनी दूब आ गई है, इतनी दूब आ गई है, इधर उधर का हमने जो राख और जो घूरे लेकर के डाले, उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे। अभी जो हैंड रेस है हम उनको ले लेते हैं, और कल भी एक एक विषय पर आपसे संवाद करेंगे, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कल आप अपना अमूल्य समय युवा कार्यक्रम को प्रदान करें। आदरणीय सीएम प्रार्थना राय मत साहब, करिए, गाजीपुर प्रार्थना मत करिए प्रभु, प्रार्थना मत करिए। नहीं नहीं सर, जो ये आपने जो आदेश, विषय रखा ये है, हमारा मंच है, ये हमारा मंच है। हम एक दूसरे के मित्र हैं, भाई हैं, सखा हैं, तो एक दूसरे को हम सर आदेश दे किसान के सकते हैं, बोल सकते हैं जी। सर किसान के हित की जो बात करता है, किसान के हित की जो बात करता है, वो बड़ा ही, और आपने जो यथार्थ बात की है, वो हम जो है एक एक बात आपका उस पर हम संवाद चाहेंगे। और आदरणीय अनिल जी आपसे संवाद करना चाहते हैं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। जी अनिल जी। जी ओम, सदन को जी ओम। प्रणाम। जी आदरणीय राउत सर को सादर प्रणाम। आपने सर बीजों के बारे में, जो हाइब्रिड बीजों के बारे में बताया, हम लोग प्राकृतिक खेती ही करना श्रेयस्कर समझते हैं, तो प्राकृतिक बीज के रूप में किसी बीज का आपने नहीं बताया कि कौन सा बीज डालें जो इसका उत्पादन और खाने में ठीक हो। जी ओम। जी, ये इसमें भी जो ये इसमें सारे हाइब्रिड नहीं, एक दो हाइब्रिड हैं। और वैसे वैसे बताएं ना, थोड़ी सी भ्रांति है इसमें। एक्चुअली में क्या है कि ये बताने बताने का थोड़ा सा फेर है। वास्तव में ये देखा जाए तो आप ही बताइए, जब हम शादी ब्याह करते हैं तो एक एक उसमें करते हैं क्या? हम ब्याह जो करते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, एक गोत्र में करते हैं क्या? जी नहीं नहीं। करते। उसका उसका कारण है हाइब्रिड विगर। ये अगर इसको बोलते हैं, इसमें बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। जब हम एक गोत्र में एक एक से लगातार एक ही संतति से क्रॉस करते हैं, तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, उसमें संतति खराब होती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए। तो ये संतति में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा विकास हो, इसके लिए इससे बचने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, ये हमारे पूर्वज बहुत करोड़ों साल से उन चीजों को जानते थे। उन्होंने गोत्र बनाया और गोत्रों के साथ अलग अलग गोत्रों में विवाह किया। तो वो जो अलग जो नए तरीकों से हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है, उसमें उसमें कई सारे दोष हैं। पर ये नेचर प्राकृतिक रूप से जो बीज बन रहे हैं, ये अच्छे किस्में ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की है। तो इसमें जो उनका जो क्रॉस से जो विगर आता है, वो अच्छी बात है। कुछ बहुत सारी चीजें अभी भी जो परंपरागत जो ब्रीडिंग है, उन मेथड से कई सारी किस्मों में अच्छी प्रोटीन वाले, अच्छे जिंक वाले, अच्छे आयरन वाले ऐसे गुण अलग से जोड़े जा रहे हैं। वो सिर्फ प्राकृतिक तरीके से जोड़े जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है। और जो हमारी पुरानी किस्में हैं, उनमें भी लाभ है। उनमें कई तरह के जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं, वो उनमें है, और उन्हीं से क्रॉस करके कहीं ना कहीं ये नई किस्में बनाई जा रही हैं। इसका ये एक तरीका है, वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिक तरीका है बीज बनाने का। तो उसमें दोष नहीं है। और आप जो लगा रहे हैं, जो आप अपने सिद्धांतों को उपयोग कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाइए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि उनकी किस्में बहुत सीमित है। हर वैरायटी में, हर फसलों में बहुत सीमित क्षेत्र में वो लगाई जाती है, और सीमित क्षेत्र उनका है। बीज आपको बहुत लिमिटेड उसमें मिलता है, तो उनको आप ले सकते हैं जी। जी धन्यवाद सर। मैं सर अभी जो उड़ीसा से एक सज्जन थे, सुदामा जी, वो बताए थे कि उनके यहाँ से मैंने 6-7 किस्म का बीज मंगाया है उसको रोपने के लिए। तो मैं क्या उसका उपयोग न करूं? यही नहीं नहीं सब। नहीं, बीज का उपयोग जरूर कीजिए आप। क्या है, ये जेनेटिक हमारा जो वो है बैंक है, इसको हमको बनाए रखना है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हमको अलग अलग तरह की किस्मों को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाके बोना चाहिए। उससे क्या होगा, इनकी जो एडॉप्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और नई जगह में जाके वो अलग तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। एक ही किस्म को
आप गाजीपुर में लगा रहे, वो किस मध्य प्रदेश में अलग परफॉर्मेंस देगी, पश्चिम बंगाल में जाएगी तो वो अलग परफॉर्मेंस देगी। ये वो क्षेत्र के अनुकूलता कहते हैं, अनुकूलन कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। जब वो किस्म उस क्षेत्र में जाएगी तो उसके अलग प्रभाव आएंगे। जी, इस पे अलग से चर्चा कर लेंगे और किसान हमारे साथियों के प्रश्न कर लें। जी जी धन्यवाद सर। जी 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 डॉक्टर साहब, अभी चूंकि 8 बजने वाले हैं और हमारे एमएल गौर साहब, आदरणीय शरद वर्मा जी का हैंड रेस है, आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी का हैंड रेस है। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि आज समय कम है तो आप भी नहीं विस्तार से संकोच करेंगे। इसका हम शुक्रवार को यानी कल गुरुवार है, अगर कल आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी आते हैं तो कल उनका होने के बाद हम शुक्रवार को यहीं से शुरू करेंगे सवालों के से, और आपके विषय से शुरुआत करें। हम आज की योग क्लास और द्वितीय सत्र पर कमेंट के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करते हुए आज के लिए जो हैंड रेस है उनको हम शुक्रवार को आमंत्रित करेंगे, या अगर कल डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो कल भी हो सकता है। यानी अगला सत्र जो है हमारा इसी बात को लेकर के शुरू करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रोशनलाल जी राउत का जी जो अनुभव है और जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, मेरा रिक्वेस्ट, मेरा जो प्रश्न था वो था प्री मॉनसून ड्राइंग सोइंग के ऊपर। और मेरा अनुरोध यह है कि मेरी समझ में जो प्री मॉनसून ड्राइंग सोइंग जो तकनीक है वो उन जगह के लिए उपयुक्त है जो कि ड्राई होते हैं, यानी जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से हम बीज को संरक्षण प्रदान करते हुए उसके आसपास एक आवरण करते हुए, और जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती है ऐसी खेती को उपजाऊ बनाने के लिए, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए और वहां से भी कुछ उत्पादन लेने के लिए, एक विविध रूप का उत्पादन लेने के लिए यह तकनीक विकसित की गई है। इसकी प्रासंगिकता जो सिंचित भूमि है उसमें क्या रहेगी, और क्या इस तकनीक में जहाँ सिंचाई होती है तो यहाँ पर इसको केवल स्प्रेड नहीं करते हुए इसकी जो टाइमिंग है, मुझे लगता है कि इसमें हमें मतलब वो किया जाए। तकनीक बहुत अच्छी है लेकिन उसकी दोनों जलवायु क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्रों के हिसाब से भी शायद कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस विषय पर भी आप आने वाले समय पर जब भी मंच वो होगा, अगला जब समय मिलेगा तो इस पर भी कृपया आप टिप्पणी दीजिएगा। इसका शायद एक प्रेजेंटेशन वगैरह किसी ग्रुप में मैंने देखा था, मैं उसको भी ढूंढ करके अगर आपके पास नहीं है तो आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और इस विषय को जो असिंचित भूमियां हैं, क्योंकि ज्यादातर जमीन हमारे भारत में काफी सारी जमीन अभी भी असिंचित है, तो उसके लिए ये वरदान के रूप में माना गया है। और इस प्रकार से जो आपने एक तकनीक बताई थी गहरी जुताई का, वो गहरी जुताई की तकनीक डॉक्टर सी वेंकट रेड्डी के द्वारा भी जो तकनीक है शायद उससे मिलती जुलती है, लेकिन वो गहरी जुताई पूरे क्षेत्र में नहीं करते हुए कुछ ही क्षेत्र में जुताई करते हुए वहां की मिट्टी को ऊपर लाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस विषय को भी जरा हमें और अच्छी तरह से समझना है कि ये दोनों तकनीकों को किस प्रकार से हम देखते हैं और किस प्रकार से इसका सदुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि गहरी जुताई जितना हम करते जाएंगे तो उसके भी कुछ लॉस होते हैं। तो अब तो नो टिलेज की हम बातचीत कर रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य से भी जो हमारी वर्तमान कृषि है और जो बहुत ज्यादा मशीनों पर निर्भर होती जा रही है और काम नहीं करने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रही है, तो उस विषय को भी शायद हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। ये कुछ एक प्रश्न है जो मेरे मन में है और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आज की कक्षा बहुत अच्छी, आज का सत्र बहुत अच्छा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। जी जी ओम। जी धन्यवाद। और आदरणीय मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ जिन्होंने हैंडरिस किया है, उनके सवाल हम आदरणीय एमएल गौर साहब और आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय सैयद वर्मा जी सहित और अन्य किसानों के जिनके सवाल हैं वो अगले सत्र में हमारे सवाल होंगे। डॉक्टर RL रावत जी मंच सामने होंगे, आपके सवाल होंगे, उनके उत्तर मिलेंगे। आज ये वह कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है और मैं चलता हूँ। सबका आभार ज्ञापित करता हूँ।
आज की योग क्लास मुझे कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम मैं उसके मुंडीलाल साथ सर जो जी है का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा योग लिया, और राउत साहब का भी बहुत 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 आभार। आज बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, और आज सिंदूर स्ट्राइक शुरू हो गया है, इसकी भी सभी भारतवासी को शुभकामनाएं। जी ओम। जी बहुत सुंदर आदरणीय शरद वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शादीवाद। और सभी उपस्थित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सुबह मिलते 5:30 बजे नए जोश के साथ और योग करेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास पर, महान पुरुषों के इतिहास पर और खरीफ फसल की पूर्व तैयारी। जी धन्यवाद। ओम। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद सभी को। जी ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर ओम जी, जी योग शिक्षक महोदय को रेगुलर कराने के लिए बहुत बहुत आभार। इनको परमानेंट कर देते हैं। जब तक स्ट्राइक चल रही है आदरणीय हमें योग कराते रहें। चमक कितनी आ रही वो तो देखो आप। तो इसमें एक गीत भी है, चमक ए उसमें दमक मूछे, समय से है। उसमें मुंह सुनो, बाल काले और मूछ सफेद होते जा रही। हाँ। वो डाई जरा समय पे नहीं हो रही है। नहीं, बाल तो हो गए काले पर मूछें सफेद निखर रही है, निखार आ रहा मूछों में। वो हाँ, ज्यादा तो धुलती है ना। भाई क्या है, हमने एक दिन मोहनलाल गौर साहब को देखा और हमने हाँ। कहा उस दिन मीटिंग में, तो हमने कहा यार सफेद बाल हो गए, तो वो प्रहार कर रहे हैं हम पर। अरे तो अब भैया 66 हो गए यार, 66 हो गए, अब देखो कि क्या करे भैया। हमें रिएक्शन हो गया था दादा, पता हाँ। हमें, हम पूना गए थे, हमने हाई पावर की लगा ली थी दादा, थोड़ी सी गोडरेज 10% वाली, बोलो, 2-4 बार तो ऐसे हमारी श्रीमती जी को है सर,